हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सिंचाई और नहरें। तो इसके कुछ नोट्स पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। वर्ष 2018 और 19 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.51% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा जो है 63.94% आती है। नहरों द्वारा जो शुद्ध सिंचित भूमि है उसका 22.96% तथा टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि का लगभग 2.33% तथा शेष 10.77% के जो प्रतिशत में सिंचाई के अन्य साधन सम्मिलित हैं। कृषि गणना 15-16 यानी कि 2015 और 16 के में देश में सिंचाई की दर से निवल सिंचित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। भारतीय सिंचाई परियोजनाओं में 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो जो भारतीय सिंचाई परियोजना है उसको 3 वर्गों में विभक्त किया गया। कौन कौन से वर्ग हैं देखते हैं। सिंचाई लघु सिंचाई वाले हैं कुछ क्षेत्र, तो लघु सिंचाई के तहत कौन, और मध्यम सिंचाई हो गई और वृहद सिंचाई हो गई। तो देखते हैं लघु सिंचाई के अंतर्गत कितना पार्ट आता है। तो इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। माफ करिएगा। भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। अगला पॉइंट है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके तहत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। अगला है वृहद सिंचाई। तो ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। बड़ी और मध्यम परियोजनाओं में देश का लगभग 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी करी जाती है। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में, माफ करिएगा, गंगा नहीं, गंग नहर है, ध्यान रखिएगा, गंग नहर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यानी वर्तमान यमुनानगर जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। मुख्य नहर जो लंबाई है उसकी मुख्य नहर लंबाई कितनी है? 197 किलोमीटर। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना द्वाब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 ईस्वी में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुताई से जो पानी की कमी है लगती है वह अक्टूबर आने तक तो इस नहर की जलापूर्ति शून्य हो जाती है। आगे देखते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में है जो का निर्माण कराया गया है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी में कराया गया। इस परियोजना के जनक जो हैं सर P.T. काटले थे। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1954 को पानी छोड़ा गया था। यह नहर हरिद्वार के पास भीमकोंडा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। गंग नदी नहर है, ध्यान रखिएगा, गंगा से निकलती है और इसको बनवाने वाले भी गंगा नाम है उनका। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की जो कुल लंबाई है वह 6496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शारदा, घाघरा, द्वाब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों के में
सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत की खटीमा में बनबासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। देखिए, ये जितनी बातें हैं, जितने फैक्ट नहीं, आप प्लीज़ मैप में देख के पढ़िएगा तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो यह है 44.3 किलोमीटर तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जल शाखाओं में लंबाई प्लस रजवाहों की अल्पिकाओं की जो लंबित लंबाई सहित कितनी है, 9,961.3 किलोमीटर। इस परियोजना पर वर्ष 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ। वर्ष 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। निचली गंगा नहर का उद्गम जो है स्थल जो है नरौरा बुलंदशहर में है। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिने तट से निकली गई निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 ईस्वी में की गई है। इस योजना की स्वीकृत 9 नवंबर 1971 ईस्वी को 1871 ईस्वी को की गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत हैं: फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा, भोगिनीपुर जल शाखा आदि इसकी प्रमुख सहायक निम्नवत है। प्रणाली जो है शाखाएं, मुख्य शाखाएं इस प्रकार थी। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जो थे गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। उस समय के जो गृह मंत्री थे। इसका उद्गम पंजाब के सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध। देखिए, यहाँ पे दो नदियां हैं, सतलज और व्यास, है ना। तो ये हरिके मतलब भगवान, हरि। तो दो नदियां क्या, जो एक देखिए सतलज लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं व्यास। भगवान से हमें आस है ना, आस है। और हरि, तो हरि के जो बांध है ये दो नदियों के जो संगम है उस पे बना है। तो किसका एक साथ में आप पढ़ लीजिए। सतलज व्यास संगम पर कौन है, हरि भगवान। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। फरक्का बैराज का निर्माण 1875 ईस्वी में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के लिए, जो सिल्ट जमाव है उसको रोकने के उद्देश्य से किया गया था फरक्का। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जल वहन क्षमता होगी। आगे देखते हैं केरल। जो केरल का पलक्कड़ है, केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना, देखिए ये मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है कहाँ पर, चेरुकुन्नम पूझा नदी। वो आपने देखा होगा ना, वहाँ भरत पूझा और दो हैं नदियाँ, एक भरत पूझा है और एक और कोई पूझा इसमें भी लगा है। आगे पढ़ेंगे तो वो आ जाएगी। यह मंगलम की सहायक भरत पूझा की उप सहायक नदी है। यह बांध 1966 में निर्मित हुआ। आगे है माला नहर तंत्र जो है, जो गार्लैंड कैनाल सिस्टम है को कैप्टन दिनसा जे दस्तू ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने की पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर जो है विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इसमें जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना यानी हरियाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में जल संभरण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, कृषि जनगणना हुई थी, कृषि गणना
2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निवल बुआई क्षेत्र यानी कि नेट सॉन एरिया जो है लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.73% क्षेत्र यानी कि 68.23 मिलियन हेक्टेयर पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। ये कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तो यानी कि ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, एंड मरुभूमि विकास कार्यक्रम में है तो डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 3 जो थे 3 वाटरशेड प्रोग्रामों में ये शामिल थे। आगे देखते हैं कि इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, इसमें जो है समेकित प्रोग्राम है ये, यानी कि 3-4 प्रोग्रामों को जोड़ के बना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित यानी कि डिग्रेडेड हो गए हैं प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण तथा विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। देखिए यहाँ से मृदा का जो कटाव है, उसका क्षरण है, वो रोक सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है ना। मौसमी होने के कारण हमेशा पानी नहीं रहता, नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है, इसलिए तालाब सिंचाई के लोग मुड़ जाते हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ये देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड है के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख है, यानी कि जमीन से जो जल होता है उसका यूज करते हैं। कितने मीटर क्यूसेक मीटर में होगा ये, और ये देखिए यहाँ बिलियन क्यूसेक मीटर में दिया है। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि फैक्ट नहीं इतना याद करना, बस सीक्वेंस याद के लिए कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश यूज़ करता है, इसके बाद पंजाब, इसके बाद मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश के में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत वितरण में नलकूप, नहर और कुआं और टैंक्स, ये जो टैंक्स हैं, ये टैंक्स तो देखा भी होगा आपने, बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो नलकूप सबसे ज़्यादा 74.6%, नहर जो है 15.2%, कुआं जो है 8% में है, और टैंक तो बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तथा अन्य साधन जैसे इन चारों को छोड़ने के बाद 0.8% हैं। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। 74% तो है नलकूप से ही होती है। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न कोश दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो आपने पढ़ा था पट्टी सीमा परियोजना, ये कृष्णा और गोदावरी है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण यानी कि इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए नदियाँ याद रखिएगा, पट्टी सीमा, तो सीमा कितनी है? ये देखिए कृष्ण जी किसकी गोद में बैठे हैं और सर पे पट्टी बांधे हैं, याद रखिएगा। पट्टी सीमा कितनी नदियों का हो गया? कृष्णा और गोदावरी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? नहीं ध्यान रखना है यहाँ पे। तो नहर परियोजना दी है और उसकी अवस्थिति दी है, तो पहला है घाट प्रभा नहर परियोजना, तो कर्नाटक, ठीक है ये। उकाई गुजरात, नीरान नहर परियोजना तो महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पे जो जवाई है, जवाई परियोजना आपने पढ़ा है,
नीरा तो महाराष्ट्र पढ़ लिया था। जवाई जो है आपने पढ़ा है राजस्थान में लूनी नदी के सहायक जवाई नदी से संबंधित है। तो जवाई जवाई नदी पर है, तो ये तमिलनाडु नहीं बल्कि ये राजस्थान है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात से है। देखिए जब ठंडक होती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा आग को तापने लगते हैं ना, तापते बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा तापे करेंगे ना तो आपको उल्टी सी आएगी, उकाई आएगी। तो ये यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। इसका संबंध गुजरात से है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसका संबंध गुजरात से, आपने कहीं एमपी ना लगा दे, इसलिए इसको ध्यान रखना है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी, ये तो सिंपल है, घाट प्रभा तो घाट प्रभा नदी पे है, बस ये याद रखना कर्नाटक की है। और नीरा नदी, जो नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नीरा नदी पर है। कृष्णा की सहायक है नीरा, ये ध्यान रखना है। कृष्ण की याद में मीरा ने आंसू बहाए थे, वही नीरा है, याद रखिए, मिला सकते हैं आप, ट्रिक बना सकते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो ये तो गलत है, आपको पता है तालाब नहीं है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये ध्यान देना, प्रायद्वीपीय भारत पूछा ना, अगर प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मैदानी क्षेत्र पूछता तो आप बता सकते थे कि हाँ नदियाँ जो हैं, नदियों का प्रमुख क्या है, नदियाँ हैं वहाँ पे, मौसमी नदियाँ नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं। देखिए प्रायद्वीप पे क्या होता है, जब वर्षा पर निर्भर है तो ये सूख जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे तालाब प्रेफर करते हैं। आप देखेंगे साउथ में तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग छत पे भी एक कुंड सा बनाए रखते हैं जिसमें बरसात का पानी स्टोर करके बहुत सारे काम चलते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनका जो ऑप्शन है ए राइट ऑप्शन है, यानी कि दोनों सही हैं। और आर की व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो मौसम पे डिपेंड करती हैं, और मौसम जब बारिश होगी तब होगा, तब सिंचाई होगी, इससे अच्छा तालाब बना लेते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। आपने देखा था जहाँ पे नलकूप सिंचाई होती है उसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब आता है, एमपी आता है, ऐसे महाराष्ट्र आता है, ऐसे देखा था आपने। ये तालाब पूछ रहा है तो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, सदर्न इंडिया की बात कर रहा है, सदर्न इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है, सही नहीं पूछा है। देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये सही नहीं पूछा, तो ये ठीक है। आगे देखते हैं बी, देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, तो आपने देखा था कुएं नहीं है, नलकूप हैं, दूसरा गलत हो गया। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों के प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, तो ये सही है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, ये भी ठीक है। ठीक जो नहीं है वो है ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, इसका एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। देखिए ये 18-19 का एक्सप्लेन है, मतलब आंकड़े हैं। उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ है ये एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। वर्तमान में देश के सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.51% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत मात्रा जो है 63.94% आती है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 22.96%, तथा टैंक द्वारा, जो टैंक्स होते हैं, टैंक से शुद्ध सिंचित भूमि जो है वो कितनी है, 2.33%। शेष अन्य में साधन सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है। तो प्रतिशतांश किसमें ज़्यादा है, तो ये है हरियाणा, वो भी कुल कृषि क्षेत्र का पूछा है सिंचाई के अंतर्गत। तो हरियाणा में देखते हैं कि कितना परसेंट जो है सिंचाई के अंतर्गत आता है, तो ये है प्रश्नकाल के दिए गए विकल्पों में हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र में 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक था। उपयुक्त राज्यों में सिंचाई के अंतर्गत कुल जो कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश जो है कि स्थिति इस प्रकार है। तो हरियाणा में 96.91% है, उत्तर प्रदेश में 83 है, मध्य प्रदेश में 56 है, महाराष्ट्र में 17% है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों की कृषि जनगणना के अनुसार
देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशतांश है वो चंडीगढ़ यानी 100% सर्वाधिक था। इसके पश्चात क्रमशः पंजाब और हरियाणा का स्थान है। तो देखिए यहाँ पे आंकड़े जो हैं बदल गए हैं। अब जो है पहला चंडीगढ़ जो है 100% है, इसके बाद पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। तो इस समय तो पंजाब है, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ दिया नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है 99% पंजाब, चंडीगढ़ जो है 100%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सूक्ष्म सिंचाई के पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला बताना है कि जो मृदा के उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, ये बात ठीक है। मृदा अगर अच्छी है तो उर्वरक शक्ति बढ़ाई जा सकती है, या उसकी जो पोषक शक्ति है या हानियां हैं वो कम करी जा सकती है ना। मतलब हानि कम करेंगे तो क्या होगा, लाभ बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है, यह वर्षाधीन कृषि की सिंचाई का एकमात्र साधन है। ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वर्षाधीन नहीं है, सूक्ष्म सिंचाई की कुछ पद्धतियाँ भी हैं जिनके माध्यम से हम खेती करते हैं। तो दूसरा गलत हो गया, तो ये एलिमिनेशन से लगाएं तो बी और डी कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे पहला सही हो गया। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है, तो ये बात ठीक है। अगर हम सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएंगे तो हमारा जल जो है वो हम ज़्यादा सुरक्षित कर पाएंगे, और जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल के उपयोगी और अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो PWP सिंचाई, मतलब इसको क्या बोलते हैं PWP को, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आगे देखते हैं PWP, ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। PWP सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी के में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो पहला है गंगा घाघरा दोआब में कहाँ पे नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो एक है गंगा घाघरा, एक है गंगा यमुना दोआब में। अगला है पॉइंट कि सरयू पार मैदान में, और अगला है बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड तो जानते हैं आप सूखा का क्षेत्र है ज़्यादातर, तो यहाँ पे तो अगर सर्वाधिक विकास हुआ होता तो सूखा की दिक्कत कम हो गई होती। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन है, सरयू पार मैदान में। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है, अतः अभीष्ट उत्तर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों से होती है, लगभग 74 या 75%। तो राज्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, 74.9% होती है। इसके बाद बिहार में होती है। तो ये मैदानी दोनों राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है। तो आपने पढ़ा था जस्ट अभी, उत्तर प्रदेश, लगभग 75%। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो कुल जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, और ये है नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है जो 14,392, जिसमें 10,743 जो है वो नलकूपों द्वारा है। पंजाब में 4,111 और ये है 2,944। बिहार में 3,115, ये है 1,957। और हरियाणा में जो है 3273 है, तो ये 2066 है ना। आगे देखते हैं भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश से आपने पढ़ा था। यहाँ पे देख लेते हैं भारत में नलकूप और कूप में सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र नलकूप एवं कूप से सिंचित किया गया है, जो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19% है। इसके बाद राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश आदि आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन से मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकों को दिखाए गए हैं राज्यों की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से
अवरोही क्रम जो है इनको लगाना है। तो अवरोही क्रम लगाना है। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अवरोही क्रम लगाना है तो इसमें 1 नंबर जो है सबसे पहले रखेंगे, सबसे बड़ा वाला। तो ये जो है ये हो गया 4 नंबर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, हमने देखा भी था, लगभग 75% तक तो नलकूप वाली सिंचाई है यहाँ पे। और 3 ये महाराष्ट्र हो गया सेकंड नंबर पे, ये हो गया, फिर ये सबसे लास्ट में है ना। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। हम इसके कुछ परसेंटेज दिए हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि वो 1 नंबर पे क्यों है, वो 2 पे क्यों है, आगे 3 और 4 पे क्यों रखा गया। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो 40.72 बिलियन क्यूसेक मीटर, जबकि महाराष्ट्र 15.29 बिलियन क्यूसेक मीटर, जबकि पश्चिम बंगाल 8.38 मिलियन क्यूसेक, और असम जो है 2.06 बिलियन क्यूसेक मीटर दिया है। अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश 4, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल था, असम इस प्रकार होगा ना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो माला नहर तंत्र को हमने देखा था कि ये दिन सा जे दस्तूर ने, है ना, तो दिन सा जे दस्तूर ने माला नहर तंत्र बनाया था। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यूपी पीसीएस 2000, बल्कि 2000 नहीं, 1999 में पूछा गया, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं, आप ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब यूपी पीसीएस में तो सीधा लाभ मिलता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ जो है यूपीएससी में भी मिलता है। तो माला नहर जो परियोजना है को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। देखिए, दस्तूर यही है कि जो जीतेगा वो माला पहनाया जाएगा, है ना। तो दस्तूर यही है कि जीतने पे माला मिलती है। तो याद रखिए, दस्तूर ने माला नहर परियोजना जो तंत्र है वो बनवाया था। जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था, बाद में KL राव नाम भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों नदी जोड़ो और माला नहर तंत्र को ही अस्वीकृत कर दिया था। देखिए, जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों नदी जोड़ और माला नहर तंत्र दोनों को अस्वीकृत कर दिया था। फिर देखते हैं आगे क्या होगा। आगे प्रश्न कौन सा है इससे संबंधित। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो सर आर्थर कॉटन, है ना, कॉटन अग्रदूत माना जाता है दक्षिण भारत में। तो ये सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता। देखिए, ये साउथ की बात है और ये सिंचाई की बात है ना। तो साउथ इंडिया में जो सिंचाई का अग्रदूत है ये देखिए आर्थर कॉटन। तो ये देखिए कॉटन से हम अगर देख लें, जोड़ लें, तो कॉटन जो है, कॉटन वाले जो पेड़ जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ पे काट के, ये देखिए कॉटन होता है ना वो सिंचाई में, जैसे कि मान लो ये पानी हो गया और ये कॉटन हो गया, ये इसको बहुत ज़्यादा सोख लेता है ना। कॉटन वो नाम से जोड़ रहे हैं, व्यक्ति के जो व्यक्ति हैं वहाँ के जो सिंचाई अभियंता थे उनसे जोड़ रहे हैं। तो कॉटन सिंचाई को बहुत ज़्यादा सोख लेता है, यानी कि लंबे समय तक हम सिंचाई जो मृदा में नमी है वो बनाए रख सकते हैं, है ना। और एक तो साउथ इंडिया में है भी क्या, वो ज़्यादातर यहाँ मैदानी एरिया नहीं है, यहाँ पे पठारी एरिया टाइप से है, तो इसलिए वहाँ वैसे भी पानी जो है लंबे समय तक बनाए रखेंगे। तो ये सिंचाई व्यवस्था से, जैसे पानी सिंचाई में आया तो कॉटन से हम लोग उसको सुखा लिए और लंबे समय तक नमी बनाए रखेंगे पानी में। यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, भले ही आपको थोड़ा सा उटपटा लगाओ, लेकिन ठीक है, आप जोड़ लें, प्रश्न आपको याद होना चाहिए। बाकी ज़्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए हमारा, याद करने पे। भारत की यदि आप इससे बेहतर बना पाएँ तो वो भी जोड़ सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो काहे से पूरा होता है, लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं से। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, लघु यानी माइनर सिंचाई परियोजनाएं, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचित होती है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी कभी ये पूछ ले पैरामीटर्स कि 2000 से 10,000 तक तो जो है वो मध्य है, 2000 से कम वाली जो है वो लघु है, और 10,000 से जो ज़्यादा वाली है वो बड़ी वाली यानी कि वृहद सिंचाई योजनाएं हैं। तो इसमें कुओं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर यानी कट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में
सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। वहीं वृहद और मध्यम परियोजनाओं में लगभग 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार लघु और वृहद परियोजनाओं में संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता होती है। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हमें ऑप्शन सी जो है 40,000 क्यूसेक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। फरक्का बैराज का निर्माण हमें जो वर्ष है 1975 में हुगली नदी से सिल्ट जमाव के रोकने के उद्देश्य से किया गया था। देखिए, सिल्ट के जमाव को रोकने के लिए से हुगली नदी पर जो ये फरक्का बैराज है वो बनाया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के लगभग 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी, यानी कि 40,000 क्यूसेक। अब देखिए, मंगलम सिंचाई परियोजना, सब कुछ मंगल है, तो जब कहीं पे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उस घर में सामंजस्य ज़्यादा होता है, इसलिए सब कुछ मंगल होता है। तो मंगलम जो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है वहाँ से जोड़ सकते हो। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। केरल के कलपक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1966 में पूरी हुई। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी। कुंती पूजा और भरत पूजा दो हैं साउथ में, है ना, तो ये भरत पूजा की सहायक नदी है। कौन सी? चेरुकुन्नम पूजा नदी, पूजा है, ध्यान रखिएगा। शारड़ सिंचाई नहर निकलती है तो कहाँ से निकलती है? गंडक से। तो देखिए, ये है सारड़ और ये है गंडक, ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई ट्रिक लगा के जोड़ लीजिए। सारा गंदा है ऐसे याद कर लीजिए, या सारड़ गंदगी है या गंडक है तो कोई सारड़ में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं, या सारा गंदा है ऐसे जोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया, जिससे कुछ नहरें निकाली गई। इनमें से एक सारड़ सिंचाई नहर भी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर का जो है, इसमें लिखा है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध। आगे देखते हैं हरिके बैराज और गोविंद वल्लभ सागर बांध। तो हम ये देख सकते हैं हरिके बैराज जो है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम पे होता है। मुख्य नहर की लंबाई 650 किलोमीटर। नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। देखिए, यहाँ पे आप हरि से नहीं याद कर सकते, हरि से इसलिए याद कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया था, ये सतलज और व्यास है ना, सतलज और व्यास की बॉर्डर पे है, तो ये हरिके, ये इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है, इंदिरा यहीं से निकली हैं। तो देखिए, इंदिरा जो उनका सोचने का दायरा था वो बहुत व्यास था, विस्तृत था, और सबको समानता की दृष्टि देखती थी, है ना। तो ये, और वो उस समय सोचिए, अगर इमरजेंसी का दौर छोड़ दीजिए आप, तो वो सभी के लिए एक हरी की तरह थी, क्योंकि पहली महिला पीएम थी, तो उनका जो वो था मतलब एक था ओहदा, वो बड़ा था, और उनके स्ट्रिक्ट कानून भी उनको एक प्रधानमंत्री की श्रेणी में एक हरी की तरह देखे जाती हैं, है ना। जैसे कि आज की मोदी जी की तुलना कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट निर्णय, वैसे ही हमारी इंदिरा गांधी जी थी। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्नलिखित में से किन दोनों? तो हमने भी पढ़ा था कि व्यास और सतलज। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो आपने पढ़ा था कि सतलज और व्यास, हाँ, यानी कि बी और सी दोनों होंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। यूपी पीसीएस 1992 का है। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, तो आपने पढ़ा था अभी जस्ट, सतलज और, ये देखिए सतलज दिया है, व्यास नहीं दिया है, तो हरिके बांध दे दिया है, तो दोनों ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। हरिके नदी नहर जलप्रपात कहाँ से जल प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर? तो आपको पता है व्यास और सतलज दोनों से, तो 1 और 4 होना चाहिए। अच्छा, इसके बीच में इन्होंने रावी भी दे रखा है, तो हाँ, रावी भी राइट ऑप्शन है। वैसे भी अगर नहीं भी पता होता आपको रावी, तो वहाँ लगा सकते थे कि 1, 4 सिर्फ इसी में है,
तो ऑप्शन डी ही होगा, भले ही हमने रावी नहीं पढ़ रखा है। इंदिरा गांधी नहर सतलज, व्यास और रावी नदी के जल प्राप्त करती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो ये इंदिरा नदी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो व्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है। व्यास भी है, सतलज भी, हमने रावी भी पढ़ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए व्यास नदी पर पोंग बांध, यानी महाराजा प्रताप सागर इसका नाम है, पोंग भी बोलते हैं, व्यास नदी पर है तो पोंग महाराजा प्रताप सागर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसकी सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो ये गंगा नहर है, सबसे पुरानी, हमने पढ़ा भी था। गंगा नहर, गंगा नदी से, और शासक जो है वो भी गंगा है ना, नाम था उनका गंगा सिंह। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला है वहां से निकलती है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब? 1927, अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ये आरएस में पूछा गया है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है। नीचे दिए गए शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना है ये ध्यान रखिएगा। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, जब कोई शब्द जो है थोड़ा टफ लगे तो उसको वहीं पे 2-3 बार रिपीट कर दीजिए, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना। आगे देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट दिए हैं। तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये पॉजिटिव पॉइंट लगता है तो सही होगा, है ना। ये भी देख सकते हैं। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तो बहुफसली खेती अच्छी बात होती है, भूमि की उर्वर शक्ति बनी रहती है, ये भी ठीक हो सकता है। भू प्रबंधन का सुधार, तो ये सिंपल है, पॉजिटिव पॉइंट है तीनों। इसमें नहीं भी आते हो तब भी आप बातों से समझ सकते हैं कि क्या ऐसी परियोजना में कुछ ऐसा रखा गया होगा, कुछ बुरा नहीं है तो पॉजिटिव है, तो सभी कुछ राइट, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं कि अगले इसका विस्तार क्या है। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों के सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती, भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके, दोनों चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान रखिए, उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है ये ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाएं, तो कौन कौन सी। शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक का सृजन 1973 से 74 में किया गया तथा इस प्रकार प्रश्न दिए गए, तीनों कथन सत्य हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। आपने पढ़ा था इंदिरा गांधी नहर में जो है, जो व्यास थी, सतलज और रावी, है ना। तो पहला ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ए गलत है, ए इसका। इंदिरा गांधी नहर में गंगा नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा सीढ़ियों के मध्य व्रंश घाटी में प्रवाहित होती, अरब सागर में मिल जाती है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी के सहायक मंजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य के कमारेड्डी जिले में किया गया। देखिए यहाँ पे निजाम सागर है और यहाँ कौन सी है, मंजीरा, है ना। तो जाम में जीरा डाल के पी लीजिए, है ना, जो जाम बनाइए उसमें जीरा डाल के पी लीजिए, ये ट्रिक हो जाएगी, आप जोड़ सकते हैं इसको। अतः, और ये जिला जरा याद रखिएगा, तेलंगाना दिया हुआ है, निजाम सागर बांध है भी वहाँ पर तेलंगाना में, आपको पता ही होगा। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और ताल। तो ये जो है, देखिए इसकी जो ट्रिक है ना सहायक नदियों की, वो 1 मिनट शॉर्ट ट्रिक में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और बहुत आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप एक बार बस पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको दोबारा दोहराने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा फैक्ट के बाद जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो नरौरा में।
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा यानी बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा कर नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। निचली गंगा को पूछ रहा, आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में त्रिवेणी नहर है, उससे सिंचाई होती है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है या नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हरियाली एक नई योजना है, तो ये द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, ऑप्शन सी क्या है, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, या फिर गोचर भूमि के विकास के लिए। तो हमने पढ़ा है इससे पहले कि ये जो है बंजर भूमि के विकास के लिए आई है। हरियाली कहाँ पे लाना है हमें? बंजर भूमि जो पड़ी हुई है वहाँ पे लाना है ना, इसलिए जो बी है इज द राइट ऑप्शन। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? हरियाली योजना संबंधित है। देखिए दोबारा पूछा गया यूपीपीसीएस में। आगे फिर ये हमें जहाँ तक हमने देखा है इसको पूछा गया हरियाली योजना संबंधित है, तो ये जल प्रबंधन से है। तो हमने पढ़ा भी था कि बंजर भूमि में था हरियाली लाना, तो ये जल प्रबंधन ही करेंगे तभी तो बंजर भूमि में हरियाली ला सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में क्या लाभ हैं? तो अगर एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम लाएंगे तो उसके क्या लाभ होंगे? तो यहाँ देखिए बहुत लॉजिकल है, आप बना सकते हैं। मृदा के बह जाने की रोकथाम करेगा। देखिए ऐसा कार्यक्रम है तो मृदा जब विकास के लिए है तो मृदा के बह जाने की रोकथाम करेगा, तो अच्छी बात है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला सही हो गया तो ऑप्शन बी कट गया। देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। देखिए ऐसा कोई नहीं, ऐसी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे केन बेतवा का, कृष्णा गोदावरी का, ये सब आपको पता है, ये इसका हिस्सा नहीं होगा, वो अलग से ट्रिब्यूनल बना के उनका काम चल रहा है। तो दो जहाँ पे हमने कट किया तो सारे आंसर जो है हमें मिल गया। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। हाँ देखिए इसका एक बार हम विस्तार पढ़ लेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। ये कार्यक्रम समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम था, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम था और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, यानी ये 3 कार्यक्रम थे। कौन चला रहा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा था। 1 अप्रैल 2008 के बाद इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, यानी कि जो भी काम थे तीनों में वो एक ही में कर दिए गए। समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया। इंटीग्रेटेड है ना, सब आपस में जुटे। अच्छा ये सोचिए आप, जो मृदा की समस्या आपस में जल से भी है और उसके बंजर होने से भी है, तो क्यों ना तीनों को एक साथ करने का प्रयास करें, और इससे जो है कार्यक्रम के जो नियम है उनकी ओवरलैपिंग से भी बचेंगे हम। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मृदा, जल, वनस्पति जैसे अवक्रमित यानी कि डिग्रेडेड प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षा जल एकत्रीकरण होता है, भूजल स्तर का संभरण होता है, यानी कि सभी कुछ एक ही में काम हो जाएंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? तो यहाँ पे देखिए कुछ कार्यक्रम दिए हैं और मंत्रालय दिया है, तो ये देखते हैं इसमें क्या। हाँ बोला है कि क्या सही सुमेलित होता है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम हमने पढ़ा था कि सूखा प्रवण क्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय था, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी ग्रामीण के 3 कार्यक्रम थे ना ग्रामीण के अंदर, तो पहला दूसरा तो गलत हो गया। आगे देखते हैं। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम, तो ये तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं था, तो यानी कि तीसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, कोई नहीं सही है इसमें से। देख लेते हैं कौन किस कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत था। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेटलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, जिन्हें फरवरी 2009 में परिवर्तित कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभरण विकास प्रोग्राम, ये कृषि एवं सहकारिता विभाग जो कृषि मंत्रालय का। देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों अलग अलग,
क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। जो ये ड्रिप्स है, ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ क्या हैं? तो खरपतवार में कमी आएगी। देखिए ये बात तो ठीक है ना कि हम जब ज़्यादा पानी किसी चीज़ में भरेंगे नहीं, जितना पेड़ों को ज़रूरत उतना ही मिले, तो जो एक्स्ट्रा खरपतवार है वो नहीं जमा होगा, है ना। तो पहला सही हो गया, जहाँ पे पहला सही होगा ऑप्शन बी कट गया और चौथा भी कट गया। कोई लाभ ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? अगर लाभ नहीं होता तो हम क्यों प्रमोट करते ड्रिप सिंचाई को? तो एक कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। मृदा लवणता में कमी, तो मृदा लवणता में देखिए इसका लवणता से संबंध कैसे होगा? सीधे लवणता सिंचाई में अगर छोटा छोटा ड्रॉप में पानी दे रहे हैं तो क्या उसमें मृदा लवणता कम हो जाएगी मृदा में? ऐसा तो नहीं होगा, इससे लाभ दूसरा इसलिए हम गलत मानते हैं। तो दूसरा जब गलत हो तो ये भी कट गया। मृदा अपर्दन में कमी, हाँ अपर्दन में कमी होगा क्योंकि जब हम नदी या नाले बनाकर सिंचाई करते हैं तो मिट्टी जो है कटाव ज़्यादा होता है, और यहाँ स्प्रिंकल या ड्रिप सिंचाई करेंगे या टपकन सिंचाई करेंगे तो क्या मृदा का कटाव होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। देखिए केंद्रीय जल आयोग जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेटस जो रिपोर्ट्स है, स्टेट्स रिपोर्ट में इनके लाभ और हानियों का उल्लेख किया। तो लाभ क्या है? जल बचत होगी, पौधों के आकार उत्पादकता में वृद्धि होगी, ऊर्जा एवं श्रम बचत होगी, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त खारे पानी का उपयोग संभव, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होगी, मृदा अपरदन नहीं होगा, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोग और कीट समस्याएं कम हो जाएंगी। आगे देखते हानियां क्या हैं। मृदा में लवणता समस्याओं में वृद्धि होगी, डिजाइन स्थापन उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत है, आर्थिक एवं तकनीकी सीमाएं, मतलब कि पैसा लग सकता है ना, ये सीमाएं हो सकती हैं क्योंकि हमारे किसान जो हैं उनकी अभी आय जो है बहुत कम है। स्पष्ट है कि विकल्पों में 1 और 3 ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं, जबकि इसमें मृदा की लवणता की कमी नहीं होती है, इसलिए ये हानि के रूप में होगा हमारे, है ना। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या कहता है? तो ये कहता है बकिंघम नहर स्थित है तो कोरोमंडल तट पर। देखिए एक तरफ है मालाबार, एक तरफ है कोरोमंडल। तो मालाबार किधर है? केरल की तरफ हो गया मालाबार तट, और तमिलनाडु की तरफ हो गया कोरोमंडल। देखिए कैसे याद रखेंगे कि किधर कौन सा तट है। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, है ना, द साउथ इंडिया का, और ये हमारा है केरल, और ये हमारा तमिलनाडु। तो ये जब केरल में जब पहली बार कौन आया? वास्को डी गामा। तो जब वो आया था ना तो हमने उसको माला पहनाई, वहाँ के एक शासक थे जमोरिन, उन्होंने पहनाई थी ना। तो ये मालाबार तट हो गया, और दूसरा जो बचा हुआ वो कोरोमंडल हो गया, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र जो है इसमें सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग करते हैं हम लोग, और इसका देख लेते हैं। इसके जो आंकड़े होंगे वो याद कर लेंगे ना, तो अगली बार मान लो औद्योगिक क्षेत्र का पूछा या सीक्वेंस लगाने को आ गया तो हम बना लेंगे क्वेश्चन को। भारत में किस क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? ध्यातव्य है कि वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता लगभग कितनी है? 3880 बिलियन घन मीटर प्रति वर्ष। वाष्पीकरण के पश्चात जो है ये 1999.20 बिलियन BCM यानी कि वही बिलियन घन सेंटीमीटर जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है। भूगर्भीय अन्य कारकों के कारण उपयोज्य जल की उपलब्धता 1122 BCM प्रति वर्ष सीमित है, जिसमें से 690, माफ करिएगा, कभी कभी आंकड़े इतनी मतलब तेजी से पढ़ने में वो हो जाते हैं, लिखा कुछ और होता है और निगाहें इतना अस्पष्ट पढ़ देती हैं, वही गलती मुझसे यहाँ पे हुई। 690 BCM सतही जल और 432 BCM पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। पुनर्भरणीय भूजल में से सर्वाधिक उपयोग कृषि के क्षेत्र में होता है। आगे देखते हैं चंबल नहर सिंचाई परियोजना। चंबल तो जो चंबल का एरिया है वो तो याद ही होगा आपको, हाल ही में 12th फेल जो देखी होगी। चंबल नहर सिंचाई परियोजना, तो ये गंगा और यमुना दोनों बेसिन से इन्होंने बताया है, तो बी और सी दोनों सही हैं। देखते हैं चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना
बेसिन से संबंधित है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, परंतु गंगा की उप सहायक नदी है। इस समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है, अतः वृहद बेसिन के अनुसार यह गंगा बेसिन से संबंधित है, जबकि छोटे बेसिन के अनुसार यमुना बेसिन से संबंधित है। यदि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना हो तो यमुना बेसिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न की अस्पष्टता पर विकल्प बी और सी दोनों सही प्रतीत होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे जो है, अब हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। ये जो सिंचाई और नहरें थी, ये हमारा जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो यहाँ तक आप देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।